हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक आईपीओ की, जो कि खुलने जा रहा है 3 फरवरी को और बंद होगा 5 फरवरी को। आईपीओ है ब्रुकफील्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जी हाँ, ये एक डिफरेंट आईपीओ है जिसकी कि आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ तो आज 6 लगातार नेगेटिव ट्रेडिंग सेशंस के बाद आज अभूतपूर्व बजट के दिन मार्केट एक बार पुनः नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। सारे इंडेक्स रिकॉर्ड हाइज की तरफ अग्रसर है। आज बीएसई सेंसेक्स 2300 पॉइंट बढ़ा और लगभग 650 पॉइंट निफ्टी बढ़ा है। और दूसरी तरफ आईपीओ के बाद आईपीओ मार्केट्स में आ रहे हैं। तो ऐसे समय में इन्वेस्टर्स को क्या करना है? इन्वेस्टर्स को करना है कि हर आईपीओ को अच्छी तरह से जांचे परखे और तभी उसमें अप्लाई करें। जो आईपीओ पिछले वीक में 5 आईपीओ आए थे 18 से 25 के बीच में, जिसमें से एक ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है अपने इश्यू प्राइस के लगभग 4-5% नीचे, और 4 आईपीओ लिस्ट होने जा रहे हैं इसी वीक में। ये नया आईपीओ खुलने जा रहा है 3 तारीख को। इससे पहले कि हम इस आईपीओ की चर्चा करें तो रीट होता क्या है? जिन्होंने इससे पहले 2 आईपीओ आए थे माइंड स्पेस और एम्बेसी के रीट के, उसमें अप्लाई किया होगा तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में रीट क्या होता है और कैसे ऑपरेट करता है आप डेफिनेटली पढ़िए, क्योंकि अगर जिस बिजनेस को हम समझते नहीं उसमें हमें इन्वेस्ट करने का कोई हक नहीं है। तो इससे पहले कि हम आईपीओ की चर्चा करें, ब्रीफ में रीट क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। बाकी आप गूगल करके या आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के आप खुद जज कर सकते हैं कि रीट क्या होता है, और इस पे सेबी की अलग से गाइडलाइंस हैं। तो रीट जो है एक लिस्टेड एंटिटी है जो कि इन्वेस्ट करती है इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में, और ये गवर्न होती है सेबी के रेगुलेशंस 2014 से, जिसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके मुख्य पॉइंट क्या है कि 80% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स जो कि इनको इन्वेस्ट करने हैं वो कंप्लीटेड और इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट करना है। तो ये एक सेफ्टी फैक्टर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। और जो इनकी नेट डेट है वो टोटल एसेट्स का 49% से ज्यादा नहीं हो सकता, और मिनिमम 90% जो इनके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो आएगा यानी टैक्सेबल इनकम का 90% इनको डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को देना है। यानी कि एक इन्वेस्टर के पास रेगुलर इनकम का सोर्स बन जाएगा अगर वो यूनिट्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहां ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां चूंकि ये ट्रस्ट आईपीओ ला रही है तो इसमें शेयर्स नहीं, हमको यूनिट्स मिलेंगे। आगे चल के हम देखेंगे इसमें क्या फर्क है। इसमें जो ट्रेडिशनल मैट्रिक्स होते हैं शेयर्स के, ईपीएस, पी, ये रिलायबल नहीं है एस्टिमेट करने के लिए परफॉर्मेंस की। तो बेटर मैट्रिक्स होते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, इसके भी बारे में आप जाके पढ़ सकते हैं। और इसमें फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस जो है डेप्रिसिएशन के लिए, प्रेफर्ड डिविडेंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए एडजस्ट भी होता है, तो जिसको हम बोलते हैं एएफएफओ। और सबसे बेस्ट इसके एफएफओ के साथ आप अदर मैट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ रेट्स हैं, डिविडेंड हिस्ट्री है एंड डेट रेशियोज है। सम कुछ एग्जांपल्स हम इसमें आगे बात करेंगे। जो सेबी के रीट रेगुलेशंस है जिसकी हमने 2014 की बात की थी, उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर है। आप इस लिंक के द्वारा इसके रीट के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। तो आइए, कितने टाइप के रीट्स होते हैं? नॉर्मली 5 तरह के रीट्स हो सकते हैं: रिटेल रीट्स, रेजिडेंशियल रीट्स, हेल्थ केयर रीट्स, ऑफिस रीट्स, मॉर्गेज रीट्स, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और अब हम बात करते हैं इस आईपीओ की, तो हम हमेशा चर्चा करते हैं किसी भी आईपीओ की, जब चर्चा करते हैं तो 5 पीस की बात करते हैं। यहां भी 5 पीस की बात करेंगे। फर्क सिर्फ ये होगा कि यहां प्रोडक्ट्स की जगह प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो प्रमोटर्स की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे, पीयर परफॉर्मेंस की बात करेंगे और प्रोस्पेक्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर प्रमोटर्स की बात करें तो बीएसआरपी इंडिया ऑफिस होल्डिंग्स इनके प्रमोटर्स हैं, और ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट जो है इंडिया का ओनली इंस्टीट्यूशनली मैनेज्ड पब्लिक कॉमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी है। और जो इनके स्पॉन्सर्स हैं वो हैं ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट, जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स हैं, जिसका कि यूएस $575 बिलियन के एसेट्स हैं अंडर मैनेजमेंट। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं रुपीस में तो 42 लाख करोड़, जी हां 42 लाख करोड़ के एसेट्स ये मैनेज करते हैं एज ऑन September 30, 2020। अगर इनकी प्रॉपर्टीज की देखिए, इंप्रेसिव प्रॉपर्टीज हैं इनके पास: कैंडर टेक स्पेस नोएडा, कैंडर टेक स्पेस गुड़गांव, कैनिंगटन पवई मुंबई, कैंडर टेक स्पेस कोलकाता। इन प्रॉपर्टीज की के लिए रीट ये इशू लेके आ रहा है। इनका जो पोर्टफोलियो है
ये कंप्राइज करता है 14 मिलियन स्क्वायर फीट का, जिसमें से 10.3 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, हमने देखा था 80% इसकी कंडीशन है। 0.1 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर कंस्ट्रक्शन है, 3.7 मिलियन स्क्वायर फीट फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए है, और इट्स कंप्लीटेड एरिया हैज एन ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ 92%, यानी कि बहुत अच्छा ऑक्यूपेंसी रेट है। अब इनके क्लाइंट्स की बात करें तो जाने माने क्लाइंट्स हैं इनके, मल्टीनेशनल, बार्कलेज, बैंक ऑफ अमेरिका, आरबीएस, टीसीएस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर। तो जो रेंटल इनकम आएगी उसमें कोई डिले होने की या ना आने की अंदेशा कम हो जाता है। अगर अब इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका एसेट्स 4,893 करोड़ से 4,893 करोड़ से 5,378 करोड़ बढ़े, जो कि एक मीगर 4.84% CAGR है। इनका रेवेन्यू 866 करोड़ से 981 करोड़ हुआ है, जो भी 6.43 के CAGR से बढ़ा है। और अगर हम ईयर ओवर ईयर देखें तो आपके स्क्रीन पर ग्रोथ आ रही है 1.03 in terms of assets in 18-19 over 17-18 and similarly 1.06 in 19-20। अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो 1.07x एंड 1.05x के फैक्टर से ये रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है ओवर द इयर्स। अगर इनके प्रॉफिट की बात करते हैं जो 161 करोड़ था 17-18 में, वो घट के -15.74 हो गया 18-19 में, और 19-20 में 15.12 करोड़ ही प्लस में आया है। और अगर फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस की बात करें उससे पहले हम बात करेंगे इनके रेवेन्यू एसेट्स के रेशियोज की, तो लगभग 18% का रेवेन्यू अपॉन एसेट का रेशियो है, जो कि इस सेक्टर के लिए ठीक ठाक है। और अब इनकी फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका टर्नओवर 467 करोड़ है और 5136 करोड़ जो है इनके एसेट्स हैं, और प्रॉफिट अगेन फर्स्ट हाफ में 74 करोड़ के आसपास 73.92 करोड़ लॉस में आया है। अदर फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो इनका करंट पेड अप इक्विटी कैपिटल 65 करोड़ है, अदर इक्विटी नेगेटिव है 2544 करोड़ की, डेट इक्विटी रेशियो अगेन नेगेटिव 2.76। दिस इज डेटा इज एज ऑन 30 सितंबर 2020। अगर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें, जो इनके लीजेस एक्सपायर हो गए थे उसमें से 0.5 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी ये रिलीज कर चुके हैं और एग्रीमेंट्स कर चुके हैं, और डिस्कशंस में इनके 1.6 मिलियन स्क्वायर फीट के। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जो रेंटल्स आने थे उसका 99%, 98%, 96% रिस्पेक्टिवली कलेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ रेंटल्स का कलेक्शंस की बात है या रिलीज की बात है, वो परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। अगर पीयर परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे हमने चर्चा की थी, इससे पहले 2 लिस्टेड कंपनीज अपने आईपीओस लेके आई थी, एम्बेसी एंड माइंडस्पेस। इनके इशू साइज भी लगभग इसके रेंज के, इनका इशू साइज 3800 करोड़ का है, एक का 4750 करोड़ और 4000 करोड़, और इनका यूनिट साइज भी 300 और 275, और जो यूनिट साइज आगे हम चल के देखेंगे ब्रुकफील्ड का है वो भी 275 का है। ये दोनों इशू ओवर सब्सक्राइब हुए थे, और लगभग पहला इशू एम्बेसी का 3-3.5% के गेन से लिस्ट हुआ था 314 में। अगर 52 वीक का लो हाई देखें तो 301 से 518, और अगर अभी की प्राइस देखें आज की तो 349, और अगर हम माइंड स्पेस की बात करें तो ये 304 पे लिस्ट हुआ था अगेंस्ट इशू प्राइस ऑफ 275, और इसके 52 वीक हाई लो 298 से 348 तक रहे, और आज की प्राइस 334 है। तो मुद्दे की बात यह है कि ये अपने इशू प्राइस से दोनों जो इश्यूज हैं कभी नीचे नहीं गए, और इन्होंने एमएससी ने पिछले 2 साल में, लगभग 2 साल में 10% का रिटर्न आज की डेट में दिया है, और माइंड स्पेस ने 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है आज की डेट में पिछले 6 से 8 महीनों के बीच में। इसका एनएवी एम्बेसी का, माइंड स्पेस का और ब्रुकफील्ड का अगर हम कंपेयर करें तो 375, 338, 311, जो अगर प्राइस टू एनएवी रेशियो देखें तो 0.93, 0.98 और 0.88, यानी कि ब्रुकफील्ड आज की डेट में अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है विद रिस्पेक्ट टू एनएवी एंड इट्स पीयर्स इन दिस फील्ड, दैट इज एम्बेसी एंड माइंड स्पेस। ये डेटा आपकी स्क्रीन पर है। अब अगर इनके किसी भी कंपनी की जब हम चर्चा करते हैं या ट्रस्ट की चर्चा करते हैं तो उसके स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स देखते हैं। तो पहले हमने देखा कि एक ग्लोबल स्पॉन्सरशिप है जो कि ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्रॉपर्टीज हैं, डाइवर्सिफाइड टेनेंट बेस है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं ही, एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट टीम है, और क्लाइंट हमने देखे इनके ब्लू चिप एमएनसीज हैं और डोमेस्टिक कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं। वीकनेस की बात करें तो इनका सिग्निफिकेंट पोर्शन जो रेवेन्यू का है वो लिमिटेड टेनेंट से आता है।
तो वो एक हमेशा रिस्क बनी रहेगी और लिमिटेड सेक्टर से है। डिपेंडेंस इनकी रेंटल इनकम पे है, जो आगे चल के इसकी प्रॉफिटेबिलिटी या एबिलिटी टू मीट डेप्ट और अदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के आगे परेशानी खड़ी कर सकता है। ऑपरेशंस जो इनके डिपेंडेंट है, जो इस पे भी डिपेंडेंट है कि आगे चल के जो फ्यूचर एक्विजिशंस हैं वो कितने एफिशिएंटली कंप्लीट होते हैं। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो हाई क्वालिटी ऑफिस स्पेस की हमेशा डिमांड रहेगी, तो हमेशा इनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी दूसरी स्पेसेस में भी इन्वेस्ट करने की। इंक्रीजिंग डिमांड है इंडियन ओरिजिन आईटी सर्विस कंपनीज के द्वारा रियल एस्टेट की। अगर थ्रेट्स की बात करें तो कोविड ने इनके बिजनेस को अफेक्ट किया था, हालांकि इनके लीज एग्रीमेंट्स थे, इनके पास रेंटल इनकम आया था। आगे क्या होगा, कोविड किस तरह का शेप ले रहा है, ये आगे आने वाला समय ही बता सकता है। और जो इनके लीज एग्रीमेंट्स हैं ये किस गति पे, अभी तो हमने देखा है कि रिन्यू हो रहे हैं, लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट है कितना इफेक्टिव होता है और कितना आगे बढ़ता है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो जो रिन्यूअल ऑफ लीज एग्रीमेंट्स हैं उस पर बहुत कुछ इनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। अगर इश्यू हाईलाइट्स की बात करते हैं तो जैसे कि हमने चर्चा की, 3 फरवरी को इश्यू खुलेगा, 5 फरवरी को बंद होगा और इसकी पर यूनिट प्राइस है 274 रुपए से 75 रुपए तक। मार्केट लॉट 200 यूनिट्स का है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 200 यूनिट्स की है। तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट्स जो कि नॉर्मली एक शेयर आईपीओ में 15,000 तक रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, यहाँ 55,000 की है। तो यहाँ एक रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान रखना है कि अगर उसको इन्वेस्ट करना है तो 55,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं मिनिमम एट अपर बैंड। और इसकी लिस्टिंग बोथ बीएसई एनएसई पे होगी। इश्यू साइज जैसे हमने पहले भी चर्चा की 3800 करोड़ का है और ये पूरा फ्रेश इश्यू है, जिसमें से 75% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड है और 25% एचएनआईज और रिटेल के लिए है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू, इनका मेन ऑब्जेक्ट है जो एग्जिस्टिंग डेट्स हैं उसको रीपे करेंगे, जो इनके एसपीवीज हैं जिसके थ्रू ये प्रॉपर्टीज एक्वायर करते हैं, जिसके थ्रू इनके पास रेंटल इनकम आती है, उनकी जो भी डेट्स हैं इनको ये रीपे करेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी एक ऑब्जेक्ट है। तो अब अगर एंड में की टेकअवेज की बात करें तो डेफिनेटली जो प्लस पॉइंट है, इनकी प्रॉपर्टीज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, डाइवर्सिफाइड टेनेंट बेस है। और अगर थोड़े नेगेटिव्स की बात करें तो इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उतनी एनकरेजिंग नहीं है। लो ग्रोथ रही है, हमने देखा पिछली परफॉर्मेंस पिछले 3 साल की, रेवेन्यू में भी, एसेट्स में भी, और हाफ ईयर 21 में भी इनके लॉसेस रहे हैं और नेगेटिव नेटवर्थ है। कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट अभी कोविड के बाद किस तरह से पिकअप करना है ये देखते हैं। तो इन्वेस्टर्स को करना क्या है, सबसे पहले ये समझना है रीट होता क्या है। थोड़ी सी हमने इसमें चर्चा की थी, आप इसको और डिटेल में पढ़िए कि किस तरह से ये ट्रस्ट ऑपरेट करता है और किस तरह से हमको इनकम मिलने वाली है आगे आने वाले सालों में। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए और पीयर परफॉर्मेंस को देखते हुए कुछ लिस्टिंग गेन्स डेफिनेटली मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम्स हाई की ओर अग्रसर है। तो ऐसे टाइम में इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बहुत हाई होता है। डेफिनेटली इशू सब्सक्राइब होगा, लेकिन इसको केयरफुली वॉच करना है। ये रिस्क से भी इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं वो सोच समझकर, पढ़कर, समझकर ही इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ एंड द फ्यूचर आईपीओज टू कम। थैंक यू वेरी मच।